अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आपको राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं वेलकम। और आज का हमारा जो पहला मौजू जिसपे हमें आज इस शो की ओपनिंग करनी है वो है हमारे मागला हिल्स की खूबसूरती और कैसे उसकी खूबसूरती को हमने बचाना है, कैसे हमने ये कोशिश करनी है कि जो कुदरती हुस्न है मागला हिल्स का, वैसे तो हर टूरिस्ट स्पॉट का, हर जगह का, पाकिस्तान के कोने कोने का, चप्पे चप्पे का वो, लेकिन चले हम एक जगह की बात करते हैं। जब भी हम किसी ट्रेल पर जाते हैं, क्या उसकी प्यारी सी मैं कहूँगा कि उसकी खूबसूरती है कि हम उसमें खो से जाते हैं। ऐसे में अगर आप एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जाएं और आपको वही जगह उस 2 हफ्ते पहले जैसी ना लगे तो यकीन जाने कि आपको तकलीफ होगी, आपको दुख होगा। तो आज जो हम मागला हिल्स की बात कर रहे हैं उसमें हम एक शख्स का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उसका नाम थोड़ा सा हम उसकी कहानी आपसे शेयर करते हैं कि कैसे एक शख्स ने वहां पर ट्रेल पर जाकर सभी ने सोचा कि ट्रेल्स की खूबसूरती को बरकरार रखना मिशन होना चाहिए, जो नेचर है उसको बरकरार रखते हैं। वहां पर सफाई की मुहिम चलाई, कैंपेन्स चलानी शुरू की, लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया और ये बताया कि इन ट्रेल्स को, मागला की जो पहाड़ियां हैं, इनको साफ सुथरा रखना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये हम एक जगह की बात करें बिकॉज एक शख्स की कैपेसिटी जितनी होती है वो उतना काम जरूर करे। सफाई का जो लेसन है ये सबके लिए ऑब्वियसली इक्वल है, लेकिन एट द सेम टाइम हम बात इस वक्त कर रहे हैं मंसूर शराजी की कि किस तरह से उन्होंने ये स्टेप लिया, किस तरह से मागला हिल्स को उन्होंने वहां पर जाके इस मुहिम को स्टार्ट किया। और मंसूर शराजी अब जिस नाम से मशहूर हैं वो है जी अवेयरनेस मैन। बिल्कुल सबीना, जो आपने कहा ना अवेयरनेस मैन मंसूर शरानी, मंसूर शरानी और मंसूर शरानी साहब का काम सबके सामने भी है। अच्छा, इसमें सबीन एक जो मैसेज उनका था आपको याद है हमारे शो में जब वो आए थे, एक बात उन्होंने की थी कि हम अक्सर ये करते हैं जो गलती करते हैं कि जब हम ट्रेल की तरफ जा रहे होते हैं या पीर सहाबा जा रहे हैं, उस रोड पे हम जा रहे होते हैं, तो हमारी गलती ये होती है कि हम अपने साथ कुछ केले, कोई फ्रूट, कोई बिस्किट, कोई चीज ले जाते हैं और कहते हैं बंदरों को खिलाएंगे। सो ये हम अपनी जो वाइल्ड लाइफ है उसका, जो ह्यूमन का बैरियर से ब्रेक करें, उस बैरियर को ब्रेक नहीं करना। जब आप उसे खुद से खाना देंगे तो वो आपके साथ थोड़ा सा बैरियर ब्रेक जब हो जाएगा तो फिर काम खराब होगा। देखिए वो वाइल्ड एनिमल है, उसको अपना शिकार खुद करना है। आई मीन शिकार से मुराद मेरी ये है कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल खाना उसने खुद ढूंढना है, उसके ऊपर है। और देखिए नेचर है, रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, हर जानदार का रिस्क लिखा गया है। सो कोई भूखा नहीं रहेगा। वो आपको वहां जाकर उनको फीड करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये कि उसके बाद वो टूरिस्ट पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और फिर हर वक्त आप कंप्लीटली आप सुकून से वॉक भी नहीं कर सकेंगे वहां पे, आप हाइकिंग भी नहीं कर सकेंगे जस्ट बिकॉज वो आपके हाथ में पानी की बोतल भी देखेंगे तो ऐसे वाकयात हम देख रहे होते हैं, रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि बंदरों ने हमला कर दिया ट्रैकर्स पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मत करें एहसान उनके ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको फीड करें। जो आप जिसको आप एहसान समझ रहे हैं वो एहसान भी नहीं है ना, आप गलती कर रहे हैं। आप बेसिकली इस नेचर को, इस इकोसिस्टम को, जो कोएग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं उसको डिस्टर्ब करें। हम ये भी देखते हैं कि जो नियर बाय सेक्टर्स हैं F7, F6 एंड अदरवाइज जो नियर बाय सेक्टर्स, वहां पर हम ये भी देखते हैं कि समटाइम्स बंदर घर तक पहुंच जाते हैं फिर जस्ट बिकॉज कि आपने इस बैरियर को ब्रेक किया होता है। तो प्लीज डोंट डू दैट। इसके अलावा जब आप मागला हिल्स जाएं, किसी भी ट्रेल पर आप जाएं वॉक करने के लिए, आजकल भी हम देखते हैं कि सहरी के बाद भी लोग जा रहे होते हैं, रफ्तारी से पहले भी लोग जा रहे होते हैं, ट्रैक्स पर वॉक कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। सो प्लीज एक शॉपिंग बैग साथ रखा करें ताकि जो भी आप चीज साथ लेकर जा रहे हैं, सामने बच्चे भी साथ होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल रफ्तारी से पहले भी बच्चे आपके साथ हैं, सो कोई अगर बिस्किट या कोई चीज लेकर जा रहे हैं तो रैपर नहीं फेंके। जगह जगह आप डस्टबिन लगा दिए हैं वहां पे, इतना खूबसूरत, उसको इतना वेल मैनेज्ड है वो, लेकिन इसके बावजूद कि डस्टबिन जगह जगह पर आपके मौजूद होती है, उसके बावजूद अगर आप जो है वो डस्टबिन के अंदर अपना वो कूड़ा नहीं फेंक रहे होते तो यकीन जाने फिर बड़ी बदकिस्मती है आपकी और हम सब की भी, बिकॉज ये माहौल हम अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं। एक अल्लाह ने इतना प्यारा हमें एक नेचर दी हुई है, उसके साथ साथ हमें खुली फिजा दी हुई है कि किस तरह से हम वहाँ पे सांस ले सकते हैं, किस तरह से हम वहाँ पे अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को रख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के असरात से हम लोग बच सकते हैं। वहीं पर अगर हम खुद इस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं देन फिर नेचर जब आपसे बदला लेती है तो उसके असरात वो हम सब देख रहे हैं और हम सब मुसलसल ये देख भी रहे हैं। सो मंसूर साहब थैंक यू सो मच जो आपने ये एक काविश की जिसको हम सब सराहते भी हैं। एंड आई थिंक जितने भी लोग अब वहाँ जाते हैं उन सबको मंसूर साहब का पता भी है। हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, तो खुद हमने ये फॉलो करने हैं उनके मैसेज, दूसरा किसी को करने भी नहीं देना। अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई कर रहा है सो प्लीज स्टॉप देम राइट देयर एंड देन। बड़ा जरूरी होता है कि आप उसको रोकें। इसी मैसेज के साथ हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आज जबरदस्त मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनसे हम करेंगे मजे मजे की बातें। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।
KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इनके केक की स्पीड है गारंटी। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। अल्फाज इनके सुने सारे, ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है जो इनके फन को शौक से हर जगह पहुंचा दे। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर दे फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज, जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। नसीम भाई, सोचो आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ। कैसा लगेगा? भाई तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सेगमेंट है शीज का रमजान और आज शीज के रमजान में हम बात करेंगे घरों में बड़ों के साथ जो ताल्लुक है। क्या जेनजी भी अपनी खालाओं से, अपने मामू से, अपने चचा से, अपने ताया से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से उसी तरह से कनेक्टेड है जिस तरह से मिलीनियल्स कनेक्ट होते थे? या फिर उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है? आयशा वैसे रखा है ना सवाल। क्यों जेनजी यही कहती है ना, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, हमारे से एक स्पेस होनी चाहिए, एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें, और ये भी एक बड़ी अहम चीज है कि जेनजी के पास शायद टाइम भी इतना नहीं है कि वो कनेक्शन बिल्ड कर सके, इतना वक्त गुजार सके जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता था, क्योंकि ऑनेस्टली स्कूल के अलावा, ट्यूशन के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। That's true। तो ये सवाल रखते शीज के सामने। अस्सलाम वालेकुम शीज, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। That's great। शीज, इससे पहले कि हम तुमसे ये पूछेंगे तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं अपने खानदान में बड़ों के साथ, ये बताओ कि बड़ों के तुम्हारे बारे में ख्यालात कैसे हैं? शीज अच्छा बच्चा है? Very good question। कोई ये कहता है कि शीज अच्छा बच्चा नहीं है? सच सच बताना है शीज तुमने मुझे। ज्यादातर बोलते हैं अच्छा हूँ। ओके, जो नहीं बोलते कि अच्छा, वो शिकायत किस बात की करते हैं? पेरेंट्स करते हैं वो। पेरेंट्स शिकायत करते हैं। अच्छा, ये बाबा शिकायत करते हैं। बाबा को क्या शिकायत है शीज से? पता नहीं। वैसे नॉर्मली वैसे चीजें बड़ी हमारे भी हम आसपास देखते थे कि मतलब अम्मा अब्बा को ना सारी कमियां, कोताहियां, गलतियां अपने बच्चे में नजर आती हैं। अच्छा, आपको भी कभी मिसालें मिली है दूसरे की, तुम्हारा फलाना कजन तो ये कर रहा है और तुम ये कर रहे हो? ये होता है I think कभी? so, yes। होता है, मतलब वो आज वो जेनजी के इसका साथ मतलब है ये ट्रॉमा नहीं चेंज हुआ ज़बीन। मैं सोच रही थी कि ये जनरेशनल ट्रॉमा कहीं ना कहीं तो ब्रेक होगा, नहीं लेकिन हुआ। ये नहीं हो सकता। ये ब्रेक नहीं हुआ, अभी तक ये हो रहा है। अच्छा जी, जो शिकायत की बात हम कर रहे थे, सो फादर का आपको नहीं पता गालिबन किस बात की शिकायत? मामा क्या शिकायत करती हैं? एवरीथिंग। एवरीथिंग में क्या है? आप सुबह उठ के ब्रश नहीं करते, आप बेड नहीं सेट करते, आप मेस क्रिएट करते हो, आप अपनी वार्डरोब सेट नहीं रखते हो, आप बहन को तंग करते हो, आप स्कूल से समटाइम्स जाने की जिद करते हो। क्या मसला क्या है मामा? अच्छा, कोई लास्ट टाइम जो डांट पड़ी थी वो किस बात पे पड़ी थी, वो वाकया सुना दो जरा। जब बेलन न्यू आया था या फ्लाइंग चप्पल, व्हाटएवर। वो शहरी में माय सिस्टर मुझे तंग कर रही थी, इतना ज्यादा तंग करती रही थी। फिर उसके बाद उसको एक चीज होता, पता नहीं मेरे विस्लिंग करने से उसको कुछ होता है। अच्छा, तो फिर वो करना शुरू हो गया, वो चीखने लग जाती है, रोने लग जाती है। फिर उसके बाद मुझे डांट पड़ती है। मतलब पहले वो तंग करी है, फिर भी। अच्छा, तो आप ना मारा करें सीटियां पे? नहीं, तो तंग करी थी ना, तो वापस बदला तो लेना था। अच्छा, छोटी सी बहन है, क्या बदला लोगे बेचारी? इतनी भी छोटी नहीं है, मतलब शी इज ऑलमोस्ट 8। आपसे तो छोटी है ना। छोटी है। अच्छा, Almost 8। मैंने सुना है कि आपको हैंगर पड़ा था एक दफा। किस बात पड़ा था? अब ये किस्सा मुझे खुद सुना दो। मुझे क्या हुआ एग्जैक्ट था? नहीं याद। ओके, पड़ा था ना हैंगर, याद है ना? हैंगर से पिटाई हुई थी। मामा ने मारा था? मामा ने कि बाबा ने? मामा ने, पापा ने कभी नहीं। मामा ने मारा था। कब पापा मारा की था? आंखें काफी हैं आपके लिए, उनका इशारा ही काफी होता है। पापा कुछ नहीं है। कितना टाइम पहले पड़ा था हैंगर? दिस ईयर। इस साल पड़ी है हैंगर ये से बात। 2025 अभी ताजा ताजा। किस बात पे? क्यों नहीं याद तुम्हें आ रहा?
वो शहरी से ही लड़ने पे होगा। ओके, बहन को तंग कर रहे होगे, फिर मामा ने कहा आज बहन को तंग तुम करो तो सही जरा, फिर ये हैंगर उनके हाथ में, उन्होंने कहा कि हैंगर, अच्छा नहीं वो हैंगर चेक कर रहे थे मजबूत है हैंगर या नहीं मजबूत। गुस्सा शहरी पे है, लेकिन बीच में किसी ना शहरी किसी पे तो मायके ज्यादा छोटी नहीं, है। उसके अलावा लड़ाई ना भी हो ना, हाँ। उस पे गुस्सा है तो मेरे पे भी हो चलता है। अच्छा, वैसे मामा पापा के अलावा कभी डांट पड़ी है किसी बड़े से, दादा दादी से, किसी मामू से, चाचा से, खालू से, जो खाला सबके से? लाडले हो? डांट नहीं पड़ी उस तरह से, लेकिन मेरी एक खाला है वो भी जंजी में आती हैं, ऐशा तो वैशा? आर्ग्यूमेंट काइंड ऑफ। अच्छा, तो मतलब आर्गुमेंट हो जाता है। अच्छा, किससे फैमिली में सबसे ज्यादा अटैच हो? पेरेंट्स के अलावा पेरेंट्स के अलावा? शहरीन अटैच नहीं, वो बस है, शी जस्ट एग्जिस्ट। खालास खाला से? Yes. तो वो भी खाला एक छोटी है आप, मतलब कितना एज डिफरेंस है आपका और खाला का? 12 years। 12 साल का डिफरेंस है, दो दोस्ती अच्छी है उनके साथ, उनको भी तंग करते हो या वो तुम्हें तंग करती है? दोनों बैलेंस अच्छा चलता है। वो 12 साल बड़ी है लेकिन आप टफ टाइम देते हैं उनको? मैं नहीं देता। ओके, आप टफ टाइम नहीं देते हैं? कभी। तो ये कभी ऐसे हुआ कि मामा बाबा ने आपको कहा कि शीश बड़े हैं मत करो ऐसे बात, शीश बड़े हैं इस तरह से बात करो, ऐसे होता है? यस। ओके, जेंजी के अच्छा, मसले कभी हैं। कभी ये आपको भी ये गिला सुनने को मिलता है कि तुम रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे रहे उतना, या दादी दादा के साथ उतना अटैच नहीं हो, खाला फुप्पो या किसी और के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं है? वो ये नहीं कहते कि टाइम गुजार नहीं रहे, लेकिन ये ऑर्डर देते हैं कि जाके टाइम गुजारो उनके साथ, उस तरह से। अच्छा, ऑर्डर दे रहे होते हैं कि टाइम गुजारो, कुछ भी Yes. हो जाए टाइम उनके साथ स्पेंड करना है लाजमी। तो क्या वाकई जो आपकी जनरेशन है शीज, उसके लिए एक मसला ये है कि वो अपनों से उस तरह से कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे होते जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव टाइम? इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू, मतलब हम किसी ना किसी से टाइम बना ही लेते हैं, जैसे हम वीकेंड्स पे कहीं बाहर जा रहे हो ये वो, तो यस कम टाइम होता है उनसे क्योंकि अब ज्यादा चीजें आ गई हैं करने के लिए, बट लाइक कनेक्शंस बन जाते हैं इजीली। अच्छा, अगर मामा बाबा से किसी बात पे आपका आर्गुमेंट हो जाए, आपको लगे कि अब मुझे किसी बड़े के सामने बात करनी है, तो आप किसको बताएंगे? मैं दादा के घर से ले जाता हूँ। कह रहे हो दादा के घर चले जाएगा? तो ठीक है ना, अब्बू से कोई मसला चल रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट अब्बू के घर जाएंगे। नहीं, वैसे सही बात है, अम्मा बाबा का इलाज यही होता है वैसे, कभी नानों के घर चले जाएंगे, बड़ा मजा आता दादा है। को शिकायत लगाई कभी बाबा की? दादा क्या करते हैं फिर? उनको बोलते हैं नहीं करो, फिर मुझे कुछ लेके भी देते हैं, फिर मुझे कुछ ऑर्डर करके ओहो, अच्छा बिगाड़ा हुआ है ना, बिगाड़ा हुआ है। दादा ने आपको वो भी बताया है ना कि चले यू हैव अनदर सेफ हाउस, अगर कोई मसला है तो आपने ये सेफ हाउस अच्छा, है। वैसे शुएब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसकी वजह ये है कि आपका बच्चा पता होता है कि नाराजगी के बाद कहाँ जाएगा, बिकॉज एक यंग एज में बच्चे को नहीं, बाजू का जज्बात होते, इमोशंस होते हैं बच्चों के, नहीं समझ आ रही होती कि वो शायद नेगेटिव उसका इम्पैक्ट हो जाता है बातों का, चाहे वो माँ बाप की बात तो कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हाँ, उसको परसीव करने में गलती हो जाती है हमारी यंग जनरेशन। समटाइम्स चलो सबीन हो भी जाता है ना, हमारे बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, किसी बात पे समटाइम्स हो जाता है, हमें लगता किसी से भी हो जाती है गलती को इसको ना भी कहें, समटाइम्स ये होता है ना कि जैसे किसी और बात पे फ्रस्ट्रेटेड है या गुस्सा, इंतजार है, ऐसे आपके मामला चल भी रहता है समटाइम, सो कहीं का गुस्सा बच्चों पे समटाइम्स निकल भी आता है, व्हिच इज आई मीन फाइन, बिकॉज आई एज अ पेरेंट कैन से दैट कि इट्स फाइन, समटाइम्स हो जाता है, पर हाँ उसके फौरन बाद आपको एहसास होता है, आप कहते हैं कर तो ज्यादा दिया लेकिन अब बड़ा हूं ना, कैसे कह दूं उसको कि आई एम सॉरी, तो बंदा कहता है अच्छा कोई और जो है ना बड़ा घर का वो जरा बात कर लेगा, तो फिर वो दादा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं या घर का और कोई बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है, तो पता होता है कि अच्छा अपने आसपास और रिश्ते आते हैं जो कि आपको इस मामले में समझा लेंगे। ये भी होता है ना कि बच्चा क्या कहाँ पे है, बच्चा किसी गलत कंपनी में जाए, गलत दोस्तों में जाए, बिकॉज उस टाइम पे आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है, कोई आपको वैलिडेशन चाहिए होती है इमोशनल, और जाहिर सी बात है वो आपको कहाँ से, वो अगर आपको अपनों से मिल रही है, क्योंकि अगर वो आपने क्रिएट किया बच्चों के लिए, तो आपके बच्चे एक सेफ स्पेस पे जाएंगे, एब्सोल्युटली एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां आपको पता है कि चले भी जाएंगे तो आपके खिलाफ नहीं किया जाएगा या किसी गलत आदत में उनको नहीं किया जाएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ऐसी एक स्पेस, एक सेफ स्पेस अपने बच्चों के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, अपने खानदान के बच्चों के लिए आप जरूर क्रिएट। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। अच्छा चीज इसमें मामा की साइड के जो रिलेटिव्स हैं वो ज्यादा आपको कनेक्ट करते हैं या अब्बू की साइड पे, क्योंकि खाला और दादा इक्वल बात मामला चल रहा है इस वक्त? काइंड ऑफ असली में ये है कि एज डिफरेंस है ना, मतलब जो मेरे फादर की साइड से हैं वो ओल्डर हैं, उनके साथ अलग रिलेशनशिप है, ठीक है, उनके साथ भी अटैच्ड हूँ, और मदर की साइड से ज्यादातर यंगर हैं तो उनके साथ भी अटैच्ड हूँ, उनके साथ ज्यादा कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा आपको फील भी होती है। माय फादर फ्रॉम हिज साइड ही इज द यंगेस्ट, ओके, एंड मदर इज द ओल्डेस्ट, एल्डर हैं, ठीक है। माँ को बूढ़ा कहते हैं आप? नहीं,
पापा से तो यंगर ही है। बड़ा कह रहे हैं वो, बूढ़ा थोड़ी कह रहे हैं। मैंने तो वैसे ही ओल्डेस्ट पे जरा फोकस कर दिया था ना। ओल्डर मतलब बड़ी है ना सबसे। ओल्डेस्ट चाइल्ड। हाँ, जस्ट किडिंग, आई वाज जस्ट टीजिंग यू। अच्छा, एक और टॉपिक वैसे मेरे माइंड में आ रहा है। वो टॉपिक ये है कि हमारे वक्त में ये होता था ना कि जब आप कहीं जा रहे हैं, स्पेशली घर से बाहर भी निकल रहे हैं, तो माय ना ऐसे प्रॉपर बाल यूं अभी मुझे जेन ज़ी का नहीं पता, ये एक हमने उस दिन में सवाल रखा था कि हमारे यहाँ पिक्चर होती है, मतलब फोकस्ड पिक्चर इनके यहाँ एस्थेटिक होती है। अब हमारे यहाँ बाल बने हुए होते हैं, जेन ज़ी के यहाँ बाल बिखरे हुए होते हैं। अच्छा, वो तो चंपू बोलते हैं ना। वो मामा के साथ जा भी रहा होता ना कहीं पे, उससे पहले इतने ऐसे बिल्कुल फ्लैट करके सेट कर देता। अच्छा, मामा ने बाल सेट करना तो कैसे सेट करेंगी, मतलब बाल कैसे होंगे? करके दिखाओ जरा हाथ से अपने। अच्छा, शीश के पूरा लिटरली उसके पूरी लुक बदल गई थी, उसे फौरन अच्छा से फौरन देखिए इससे खराब की है और ये ठीक है, आपका खराब ठीक है, नहीं हमारा खराब आपका ठीक है। यस, चलें भाई, ये भी ठीक है। चलें, ये फर्क जरूर है, लेकिन हम डेली बेसिस पे हम डिस्कशन इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारी जेन ज़ी हमसे रिलेट कर सके। एंड इट्स ओके, हमें अब उनके साथ चलना है, उन्हें हमारे साथ चलना है। वी हैव टू एक्सेप्ट करें ना, ये जरूरी तो नहीं है कि आपने वो तेल लगा बालों में चिपकाना है। वही एग्जैक्टली अभी भी वही होता है। लेकिन जेन ज़ी भी थोड़ा सा वैसे उनके पास ऑप्शन नहीं रहती, क्योंकि जो अम्मा अब्बा ने कर दिया वो कर दिया, लेकिन चले यू कैन ट्राई। ऑप्शन है ना, वो क्या उसने फौरन ही सेट किए बाल। आई मीन मेरे खराब था, उसका सेट था। सही बात है। वैसे तो ये है आपकी मम्मा वाले बाल, ये मेरी मम्मा वाले बाबा बाल। बोले कहते हैं कट कराओ बाल। पापा को लॉन्ग हेयर से मसला नहीं, उनके खुद भी लॉन्ग हेयर है, मामा के भी है, लेकिन उनको होता है कि मैं शॉर्ट कराऊं बार बार, तो मैं उससे भी तंग होता हूँ। अम्मा अब्बा की ख्वाहिशात, चले कोई नहीं, चलती रहती है ख्वाहिशात। अब मैं खुद जाके हेयर कट कराता हूँ ना, अब मतलब लास्ट 3 months के अंदर अंदर मैं अब खुद जाने लगा। तो मैं कभी कभी ये कहता हूँ, वो भेजती है मामा, तो मैं बिल्कुल थोड़े से कटवा लेता हूँ, और वो सेट ऐसे कर देते हैं ना कि लगते हैं कि शॉर्ट है, तो फिर वो खुश हो जाती हैं और 2 दिन में फिर बाल बिखर के बड़े हो जाते हैं। दैट्स ग्रेट। ओके शीज, थैंक यू सो मच। आज का हमारा मौजूद था जिस तरह से कनेक्शन है जेन ज़ी का अपने बड़ों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, खालाओं के साथ, चाचुओं के साथ, बड़ा प्यारा रिश्ता ये भी है। और ज़ाहिर है इन केस ऑफ शीज, क्योंकि खालाओं से उसका कनेक्शन थोड़ा ज्यादा है, मे बी बिकॉज ऑफ द लेस एज डिफरेंस। आप हमें बताएं आपका कनेक्शन अपनी फैमिली में किससे ज्यादा? डेली बेसिस पे ये शीज का करने का मकसद भी ये है, सेगमेंट करने का मकसद ये है कि शीज की जनरेशन की आपकी जेन ज़ी हमसे रिलेट करे और हमें जरूर बताएं कि आप कैसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं, या आप बड़े हैं, आप बताएं कि आप अपनी नई जनरेशन जो है उसके साथ किस तरह कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये था शीज का रमजान एंड दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 Up। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब बात करते हैं रमजान रोजे की हालत में स्किन इश्यूज को कैसे आप टैकल करें। हम अक्सर ये बात करते हैं ना जी, पानी ज्यादा पिया करें। ज़ाहिर रोजे की हालत में किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है हो रही है स्किन की, तो वो क्या करे फिर? सहरी इफ्तारी की रूटीन में क्या करे, तो बस कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखे? ये जो ऑयली खाने खा रहे होते हैं, तो रोज पकोड़े खा के, समोसे खा के, तो फिर हम कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, ईद से पहले हमें दाना निकल गया। कुछ कोताहियां ज़ाहिर आपके अपनी भी होती है। किस तरह से अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, किस तरह से अपना डाइट प्लान रखें ताकि आपकी स्किन ज्यादा इफेक्ट ना हो, तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफशीन बिलाल ने ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है एंड एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सो ग्लैड टू हैव यू। रमजान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड। आई होप द वेल सेम ऑन योर साइड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कि वाकई ज्यादा शिकायतें आती हैं कि स्किन ज्यादा खराब हो रही है, अब क्या करें रमजान में? जी बिल्कुल, रमज़ान में ये प्रॉब्लम होता है, डिहाइड्रेशन। इन्होंने बात की है कि डिहाइड्रेशन के साथ एक इशू हो जाता है, लेकिन अब पानी भी बहुत ज़्यादा आप सहरी में पी लें तो फिर मसला हो जाता है। सो
मेरे ख्याल में हमारी जो फूड रूटीन है, जो हमारा इनटेक है, वो इस तरह का होना चाहिए कि हम अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रख सकें. फॉर एग्जांपल लाइक वी कैन हैव योगर्ट. So yogurt is a very good antioxidant भी है, प्रोबायोटिक्स भी हैं उसमें, डाइजेशन को भी अच्छा रखता है, मूड को भी एलिवेट रखता है और आपकी स्किन हेल्थ को भी अच्छा रखता है और डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देता. इसी तरह से जब अफ्तारी हम कर रहे हैं तो हम सारी जो फ्राइड आइटम्स हैं उनसे मतलब मेरे ख्याल में खाती हैं नहीं, एक पकौड़ा खाती हूँ, एक खाती है लेकिन देखिए कुछ लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, लाइक जो आपने सारी साल ऑयली चीजें खानी है वो एक रमजान में खा के पूरा कर लेते हैं. बात है. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. और उसमें फिर हमने ये भी देखना है ना कि आप किस तरह का जंक फूड क्या ले रहे हैं. फ्राइड के अलावा जो जंक फूड है, जो हमारी अनसेचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे पिज्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं और इस तरह की चीज़ें, सो उससे बेहतर ये है कि जो सीजनल आपका फ्रूट है उसकी स्मूदीज बनाएं और फ्रेश जूसेस लें और डेट्स, खजूरें, वो एक मतलब पावर पैक है और स्किन का भी पावर पैक है. वो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स. अगर आप उसको लिखना शुरू करें या उनके बारे में बात करना शुरू करें तो आई थिंक सो टाइम इज इनसफिशिएंट. सो ईटिंग हैबिट्स मैटर अ लॉट और रमज़ान में ये ज़रूर फॉलो होना चाहिए. ये और बात है कि ज़ाहिर है क्रेविंग तो होती है, लेकिन कंट्रोल करें. अगर हाथ नहीं रुक रहा होता, अफ्तार में हाथ नहीं रुक रहा होता, स्पेशली दिल कर रहा होता है कि कुछ भी हो बस आप खाना शुरू कर दे, और हमारे दस्तरखान पे तो सिर्फ ऑयली चीजें होती हैं. उसका एक तरीका हो सकता है कि अगर आपने क्रेविंग कंट्रोल करनी है तो और मतलब लाइक दही बड़े जो होते हैं ना, लाइक दे आर गुड ऑल्टरनेटिव टू दैट. लाइक वो आपकी उसमें आप मसाले वगैरह डाल के अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं. और उसमें फुल्की भी होती है जो थोड़ी सी ऑयली होती है, लेकिन उसमें दही भी होता है, तो वो आपको एक फिलिंग इफेक्ट भी दे देता है. एक अच्छा मील होता है वो. अच्छा उसमें आप जब टमाटर प्याज डालेंगे तो फाइबर भी आ जाएगा. लेकिन डॉक्टर साहब वो भी अगर घर में बनी हुई हो ना, बाहर की तो एक तो ऑयल का भी एक ज्यादा इशू होता है, दूसरा उसमें सोडा डला हुआ होता है, बहुत सारी चीजें. घर में अगर आप दाल की बना रहे होते हैं तो वो इट्स क्वाइट हेल्दी. बिल्कुल, इट्स हेल्दी. एंड और अगर आप रोज़ा मतलब हैबिट बना लें कि आपने रोज़ा खोलना है तो आप उसको खजूर के साथ खोलें एंड टेक अ लॉट ऑफ वाटर आफ्टर दैट. या आप कोई ऐसी चीज़ लें जो स्मूदीज लें या पानी ज़्यादा पी रहे हैं या जूसेस ले लें कि आपको वो फिल कर दे वन टाइम के लिए, तो उससे भूख थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है. लेकिन ये विलफुली करना पड़ता है. अगर आप ये विलफुली नहीं करें और इरादा ये है कि पकौड़े और समोसा के ऊपर टूट पड़ना है, तो फिर काम खराब है. अच्छा, इससे पहले अपने जिक्र किया एंटीऑक्सीडेंट्स का. हम अक्सर ये बात सुन भी रहे होते हैं कि जी फलां चीज में एंटीऑक्सीडेंट्स इज गुड फॉर स्किन. थोड़ा सा बताएं व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन या हमारी हेल्थ के लिए. किसी भी चीज में एंटीऑक्सीडेंट का होना क्यों इतना जरूरी है एंड क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया, थैंक यू फॉर आस्किंग अ गुड क्वेश्चन. एक्चुअली मैं आपको एक मिसाल देती हूँ स्किन के हिसाब से ना, कि एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन में क्या करते हैं. देखिए आप जब आपको सनलाइट पड़ती है ना स्किन के ऊपर, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं स्किन में ना, वो डैमेजिंग होते हैं. ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जाके डीएनए में म्यूटेशन कर सकते हैं और कैंसर्स की तरफ और स्किन एजिंग की तरफ और स्किन बर्न्स की तरफ लेके जाते हैं. तो हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को नलीफाई कर देता है. जब वो नलीफाई हो गया तो उसके जो अनटूवर्ड्स इफेक्ट्स हैं वो भी सारे नलीफाई हो गया. यानी आप स्किन के कैंसर से बच जाते हैं, आप एजिंग से बच जाते हैं, आप टैनिंग से बच जाते हैं. तो अब इसी तरह से ये तो मैंने आपको स्किन में एग्जांपल दिया ना, सिमिलरली एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के हर जो आपका सिस्टम है ना, हर ऑर्गन में काम कर रहा है. मतलब आपके लिवर्स में देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, वहां से टॉक्सिक रेडिकल्स को निकाल रहा है. इसी तरह से सर्कुलेशन में. सो एवरी ऑर्गन नीड एंटीऑक्सीडेंट्स. तो एंटीऑक्सीडेंट्स का होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स हैं जो कि खुद भी एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं. लेकिन कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स इस तरह के हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट पैक्ड होते हैं, जैसे पपाया हो गया, जैसे एवोकाडोज हो गए. तो ये इस तरह की चीजें, और जनरली तमाम फ्रूट्स के अंदर और खजूरों में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है. तो ये चीजें हेल्थ बेनिफिट है, ओवरऑल पावर पैक है, सिर्फ स्किन के लिए नहीं.
ओवरऑल आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबके और लिए इन्हें कंज्यूम करना ज्यादा बेहतर है, बिकॉज आप खाएंगे तो वो पूरी बॉडी का हिस्सा बनेगा और आप सही तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप साइज मुंह पे लगा के बैठ जाना है, खाए उसको। अच्छा, सब ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि हम कर रहे होते हैं रमजान में, क्योंकि हम ईद पे हम चाहते हैं हमारी स्किन ग्लो कर रही हो, हमें एक्नी ना हुई भी हो, और रमजान थ्रू आउट रमजान एक तो डाइट का एक फैक्टर आपने बताया, बट एट द सेम टाइम कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि हम कर रहे होते हैं ईद से कुछ दिन पहले? देखिए, जो गलतियां हैं वो तो एक ये गलती नींद की भी है, जो स्लीप हम लोग डिस्टर्ब है ना, पैटर्न खराब हो चुके हैं, इंटरवल्स में सो रहे हैं। जी, उसमें ये होता है कि अभी तो खैर रमजान इस तरह के उसमें आ रहा है कि हमें गुड टाइम ऑफ स्लीप मिल सकता है अगर हमारी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी हो जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सहरी तक जागते रह जाते हैं और फिर वो बहुत हैवी सहर कर लेते हैं। मतलब बहुत डील्स लगी हुई होती हैं और उनको अवेल करते हैं, तो मतलब इसमें कोई वो नहीं है किसी के साथ। हाँ, लेकिन ये अनहेल्दी एक्टिविटी है। खाने को वक्त पे, जैसे नमाजों के टाइम में ना अल्लाह ताला ने एक नमाज का टाइम एक स्पेसिफिक बनाया, ये नहीं है कि आप जोहर फजर के वक्त पढ़ लें, इशा के वक्त आप मगरिब पढ़ लें। आखिर कोई टाइम अल्लाह ने बनाया है, उसका रीजन है कोई। इसी तरह से हम जो खाना खा रहे हैं, हम अब साइंस कहती है कि आप रात को शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं और आप अपनी बॉडी को रेस्ट करने दें। जैसे हमें नींद की जरूरत है, हमारे ऑर्गन्स को भी तो नींद की जरूरत है ना? उनको रेस्ट दें, उनको जो आपने सारा खाना शाना खिला दिया ना, लेट देम यूटिलाइज देम और उसको थोड़ा सा आप टाइम दें। तो स्लीपिंग हैबिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम अपनी हाइड्रेशन, पानी के अलावा ये ना लाइक हम मॉइस्चराइजर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जब आपकी स्किन डिहाइड्रेट करती है तो उसको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है। अगर आप उसको मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड करें, जैसे कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको डेली मेकअप की ज़रूरत है, तो आप उसको मॉइस्चराइज रखें। उसमें आप वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो अपने फेस के ऊपर लगाएं, उसके साथ आप मेकअप करें तो आप एक्नी स्पॉट से और हाँ इन चीज़ों से क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन हमारा सबसे ज्यादा है कि हमें मेकअप डेली बेसिस पे करना पड़ता है और लॉन्ग आवर्स, पूरा दिन तकरीबन हमारे फेस को तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही होती एक तरह से, बिकॉज उसके ऊपर लेयर होती है, बेशक वो पतली लेयर क्यों ना हो, बट वो आपकी स्किन के ऊपर होती है और वो आपकी स्किन को डल करती है और खराब करी होती है। बिल्कुल। और फिर हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि अब हमने रोजा रख लिया है एंड वी स्टार्ट फीलिंग लेजी, जबकि ऐसा नहीं है। साइंस हैज प्रूवन दिस थिंग कि रोजे के साथ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर हो जाता है। हमारा तो ऑपोजिट क्यों होता है? हमारे तो सोचते समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, परसेप्शन शायद हमने सवार कर लिया सर पे। जी ऐसा ही है। आप एक चले आदत नहीं होती है ना बॉडी को, रोजे को इसलिए जिस्म की ज़कात कहा जाता है ना। आप मे बी 1-2 दिन आपको लगे कि आप थोड़ा लेजी हैं, बट आप उसमें एक्सरसाइज को भी शामिल करें। लाइक कभी तो देखें, अगर अब 5:30 बजे फजर हो रही है आजकल, तो उसके बाद अगर एक थोड़ा अच्छा सा वॉक हो जाए, थोड़ी मॉर्निंग वॉक हो जाए, तो आपको देखिए फ्रेश एयर मिलेगी। मतलब मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहने पे कि बाय द एंड ऑफ दीज 30 days यू विल बी अ वेरी वेरी हेल्दी एंड फ्रेश पर्सन। अगर आपने इस रूटीन को फॉलो किया होगा जिसमें आपने अच्छी सैरी की और बाद में आप फौरन सो नहीं गए, अपने नमाज पढ़ने के साथ आपने वॉक की है थोड़ी सी, तो वॉक करेंगे, अदरवाइज भी यू विल फील गुड। ये ना सोचें कि अगर वॉक करूंगा सारा हजम हो जाएगा, उसके बाद में क्या करूंगा, नहीं इतनी जल्दी हजम नहीं होगा जितना आपने खाया है पेट भर के, थोड़ा टाइम वैसे भी लग जाता है। अच्छा, इसमें ड्यूरिंग द डे आप और क्या कर सकते हैं अपनी स्किन केयर के लिए, जो कि आपको लगता है कि रमजान में ज्यादा करनी चाहिए, बिकॉज अब आप हाइड्रेट नहीं कर सकते दिन भर, तो आप और क्या करें प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव से? देखिए, वैसे तो मैं बहुत होम मेड जो रेमेडीज होती हैं जो लोग कर रहे होते हैं, मैं उसकी बहुत फेवर में नहीं होती, क्योंकि लोगों को अपनी स्किन टाइप का पता नहीं होता और आजकल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवा के लोग अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनके प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोज वाटर। वेलकम बैक। और फ्रेम ही आपको बता रहा है कि सेगमेंट है कौन सा। मैचिंग चेक किया आपने? मोहम्मद और दुआ की तो क्या मैचिंग है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोहम्मद और दुआ की मैचिंग नहीं है, मैचिंग और भी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आज किसकी है?
आपको नहीं नजर आ रहा? नहीं मुझे नहीं नजर आ नहीं, वैसे तो उनकी ओहो अच्छा चले आगे बढ़े फिर हम दिखाते हैं, फ्रेम चेंज होगा तो समझ आया। Alright, अच्छा मौजूद की तरफ आते हैं। मुझे सभी। टाइम लगा वैसे समझने में। लगता है सही इफ्तारी नहीं की थी। हो सकता है। Sometimes it happens. Anyways जी, आज जो अरशद भाई का मौजू है रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात, उनके जो हुकूक की हम बात करते हैं, उनके साथ जो ताल्लुकात की बात करते हैं, उस पर एक वीडियो पहले दिखाते हैं आपको, फिर आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। चलो दुआ जल्दी सफाइयाँ करो, रिश्तेदार आने वाले हैं। ये रिश्तेदार तो इस्लामाबाद में भाई जान नहीं छोड़ते, इनका कुछ करना ही पड़ेगा। ना दुआ बेटा, रिश्तेदार आते हैं तो कोई शरारत नहीं करनी। सबसे जल्दी जिस चीज का स्वाब मिलता है ना, वो रिश्तेदारों से नेकी करने का मिलता है। अच्छा आज तो मैं उनका वो इलाज करूंगी ना, याद रखेंगे। फिर तुम्हारा भी वो इलाज होगा ना, तुम भी याद रखोगी। देख लो पापा जी, मामा मुझे मारते हैं। दुआ, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने से उम्र दराज होती है, मुसीबतें और आफतें दूर होती हैं बेटा। है पापा जी। जाओ दरवाजा खोलो। अच्छा पापा जी। पैगाम आपने देखा, और इस दौरान मोहम्मद और दुआ जो है ना वो साथ साथ खाने पीने में आज मसरूफ हमने भी इनको हैं। खाने पे लगाया है, ये खाने में मसरूफ रहे ताकि हम ढेर सारी बातें कर सकें। वरना दुआ होती है और यहाँ का सेट की चीजें होती हैं, तो सही वो बात दोनों है। की दोस्ती वैसे और बहुत फिर ज्यादा जो है। है ना वो शोएब ने वो पूरी कोशिश की कि दुआ को किसी तरह जो है ना वो कह सके कि बोले सबीन आंटी, दुआ ने कहा नहीं सबीन आपी। हालांकि मैंने तहिया किया हुआ कि इस रमजान जो मुकम्मल इंशाल्लाह जब होगा मैंने तो भी दुआ आपको तहिया सबीन किया आंटी हुआ है कि कहेंगी। आखिर में आप दुआ से बुलवा के दिखा दे सबीन आंटी, मैं आपको जो कहेंगे खिलाऊंगी। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि मैं ये वीडियो आपको बना के दूंगा, दुआ आपको कहेगी Okay. सबीन आंटी, मुझे कहेगी शोएब मैंने भाई। नहीं कहना। ठीक है, शोएब अंकल से शोएब भाई और सबीन आंटी। अच्छा, ये इस बहस में नहीं पढ़ना। लेट्स वेलकम अर्शद भाई एंड भाभी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। आज तो मैचिंग शैचिंग ये प्लान मैचिंग है, कोऑर्डिनेशन है, क्या है? ये इत्तेफाक है बस। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ये इत्तेफाक है ना। मेरे पास तो शोएब भाई का कोई नंबर नहीं, क्यों शोएब भाई आपकी हमारी साथ बात हुई है? सही बात है, नहीं हुई, लेकिन चलो आपस फिर का इत्तेफाक है ना, ये अच्छी बात है इत्तेफाक ना। है। इत्तेफाक रहना चाहिए, इत्तेफाक रहना चाहिए। अच्छा अर्शद भाई, आज का मौजू है रिश्तेदारों के हुकूक, क्या जब हम उनके साथ ताल्लुकात की बात करते हैं, थोड़ा सा पहले आप बताएं मुझे, जनरली रिश्तेदार खुश हैं अर्शद भाई आपसे, या किसी को रिश्तेदार का गिला भी है आपसे, कोई नाराज भी है और आपसे? पहले और अब का जरा डिफरेंस भी बताइए। सारे साल इकट्ठे कर लो। हाँ मैंने कहा वो इकट्ठे कहानी सुना दे। अब सोशल मीडिया पे आने से पहले ना उससे पहले कोई रिश्तेदार हमसे नाराज था, ये कुदरती तौर पे ऐसा है। हालांकि बहुत सारे खानदान ऐसे होते हैं आपसी नाराजगियां बहुत ज्यादा होती हैं, बात कोई भी नहीं होती, कभी होती भी है, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि अल्लाह ताला का कुछ खास करम है कि सोशल मीडिया पे जब फेम मिलने से पहले भी रिश्तेदारों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन मिलना जुलना कम था। हाँ, ना हम इतना जाते थे ना वो इतना आते थे, लेकिन इसकी खास वजह कि जनरली आप लोगों का मिलना जुलना कम है, होता है कुछ लोग नॉन सोशल होते हैं। असल में क्योंकि मेरी बेटियां बड़ी जो हैं वो 3 मुअल्लिम हैं और शरी पर्दा करती हैं और बेगम भी करती हैं, इस वजह से ना हम किसी के घर इतना जाते हैं रिश्तेदारों के, तो ना रिश्तेदार ही हमारे घर इतना आते हैं, वो भी खुद समझते हैं हमारे मिजाज को। तो इस वजह से बस, बाकी किसी रिश्तेदार से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, ना पहले थी ना अब, लेकिन अब ये सिर्फ फर्क आया है कि अब रिश्तेदार आते जाते रहते हैं और हम भी उनको मिलते रहते हैं। तो अच्छा, बस ये अल्लाह चेंज कैसे आया? बिकॉज़ वैल्यूज आपकी पहले भी तो वही थी ना, हाँ। तो अब ये चेंज कैसे आया? अब मैं समझता हूँ कि अब ना ये जरूरत है, क्योंकि अब लोग हमें जानते हैं और रिश्तेदार भी मिलना पसंद करते हैं। हाँ। और वो भी चाहते हैं कि वो लोग वो कह सके ना कि वो अर्शद हमारे मामूजाद भाई हैं। लोग इतनी दूर, अभी वो रहीम यार खान से मेरा ख्याल 2 दोस्त आए थे। अच्छा। अभी बाहर ही स्टूडियो, तो इतनी दूर से लोग मिलने आते हैं, तो रिश्तेदार भी ख्वाहिश करते हैं कि हमने भी मिलना है। तो हमारा खुद भी दिल करता है काम कर कर के, इतने विजिट कर कर के, इतनी मसरूफ जिंदगी गुजार के, कि अब ना रिश्तेदारों के पास जाएं, ना कोई जहाँ वीडियो बनानी पड़े, ना कोई मिलने आए, बस 1-2 दिन रहें, बस खाना खाएं, बातें करें, गपशप लगाएं, खाएं और उठें, फिर सो जाएं, फिर उठें, खाना खाएं, फिर सो जाएं। तो ये मसरूफियत की वजह से दिल करता है। ये भी फैक्टर है कि शायद अब आप ये भी अपने दिल में नहीं रखना चाह रहे कि शायद किसी के दिल में ये बात आ जाए कि हाँ, आप फेमस हो गए, फेम की वजह से शायद अब हमसे नहीं मिल पा रहे में आता है। हाँ, कि कोई रिश्तेदार कहे कि हमने मिलना है तो हम कहें नहीं मिलना, तो पहले से ज्यादा ये फिक्र होती है कि पहले ज्यादा लगती है। पहले तो ये था ना कि भाई नहीं मिलना या फलां दिन मिल लेंगे, तो जेहन में आता होगा चलें ठीक है अब फलां दिन मिल, अब कहेंगे कि भाई फलां दिन मिलने, पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं। अब वाकई ये मामला हो सकता है। तो अब ये है कि फौरन उनकी आवाज पे लब्बैक कहते हैं, बल्कि अब तो बहुत ज्यादा रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारा जो घर है, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे भी, और जो दूर बाहर के रिश्तेदार हैं उनमें मोहब्बत है जो हमारे दरमियान, और इत्तेफाक है, जो उल्फत है, जो आपस में एक दूसरे के साथ जो लेन देन है, उसने सलूक है, वो एक जैसा ही है। दूर बाहर का जो रिश्तेदार है उससे भी, और जो करीबी रिश्तेदार है उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत खास करम है। माशाल्लाह। भाभी, शादी से पहले भी आपकी रूटीन ऐसी ही थी, ऐसा ही मिजाज था, या शादी के बाद अरशद भाई के घर में आकर थोड़ा मिजाज बदला है कि कम आना जाना या किसी का भी कम आना जाना? नहीं, हमारी पहले से ही ऐसी रूटीन, पहले से ऐसी रूटीन थी। बेगम क्योंकि मेरी मामू की बेटी थी, ओके, तो मामू के घर मेरा ख्याल है शादी से पहले मैं नहीं गया जी। अच्छा, अब आप एक सवाल करने देना, तो आपने भाभी को पहली बार कब देखा था? इनको मैंने देखा था क्योंकि हमारी शादी को हो गए 20 साल। 20 साल माशाल्लाह। और 20 साल से पहले 8 साल पहले देखा था, 28 साल पहले मैंने इनको देखा था। अच्छा, तब देखा था और फिर शादी वाले दिन? हाँ, फिर नहीं, फिर उसके बाद क्योंकि ये रहते थे लाहौर, सही है, तो इनकी जो दादी थी वो मेरी नानी थी, ठीक है, तो लाहौर से ये डस्का आते थे और हम सियालकोट से डस्का जाते थे। हम अपनी नानी के घर जाते थे, ये अपनी दादी के घर, तो ये ईद के ईद आया करते थे। ओके, ये रमजान के बाद जो ईद आने वाली छोटी उस पे या बड़ी ईद पे ये आते थे, तो हम भी उधर, तो फिर इकट्ठे होते थे, तो मिलते। उस वक्त हमारी उम्र होती थी ये जैनब की या मोहम्मद के उम्र के थे, छोटे होते थे। हाँ, छोटे होते थे। तो लेकिन अम्मी और अब्बू की ये ख्वाहिश थी कि हम जो है ना बहन भाई आपस में रल जाएं। ये होता है, ये होता है। तो रिश्ता हालांकि पहले भी है लेकिन और मजबूत हो जाए। आपने भी इनकार नहीं किया? नहीं, हमने इनकार नहीं किया, लेकिन ये होता है, पता नहीं क्या बात है हमारे मुआशरे में कि अब आके लोग ना कहना शुरू कर दिया कि हमने ना रिश्तेदारों के घर बच्चों की शादी नहीं करनी। वो ऐसा होता है कि वो जो पहले वो फूफू होती है ना, या पहले वो जो खाला होती है, सास जब बनती है, वो जब सास बनती है ना, हालांकि दूसरी भी जब सास बनती है, गैर रिश्तेदार जो होते हैं, उनमें बयान बान चलती रहती है, चलती रहनी है, खत्म नहीं होनी। लेकिन जब खुसूसन रिश्तेदारों में शादी करके होती है ना अनबन, तो वो उनको कुछ स्पेशल चीज लगती है कि ये भाई जानबूझ के कर रही है, मेरी बेटी ले गई है, अब उसको ये तंग करती है, और बेटी को लगता है कि ये मेरी फूफू नहीं, अब वो नहीं रही है। तो ये चीज में, क्योंकि मेरी अपनी 5 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटियों की शादी रिश्तेदारों में करूं। क्योंकि अपनी जो रिश्तेदार से बंदा खुल के बात कर सकता है, कोई गिला शिकवा कर सकता है, कोई बात कोई राज की बात शेयर कर सकता है, वो गैर से नहीं कर सकता है। तो अपनों से जो मोहब्बत मिलती है, जो उल्फत है, या हमारा दीन जो सिखाता है, तो उसकी तो क्या बात है। अब चूंकि टॉपिक भी ऐसा है रिश्तेदार, जिस तरह आपने खुद मौजूद छेड़ भी दिया कि खानदान के अंदर शादियां, तो आपकी जो वालिदा है वो आपकी फुप्पो हुई? जी जी, तो फुप्पो हैं या सास बन गई है? नहीं, फुप्पो ही है। आज जी जी, अच्छा, आज भी फुप्पो ही। वीडियोस में हम देख भी रहे होते हैं, बड़ा प्यार होता है आप लोगों का, और बड़े पॉजिटिव। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये है कि नया नया हुआ था ये, अच्छा, लेकिन क्योंकि हम बड़े थे, समझदार थे, तो अम्मा जान जो थे क्योंकि देहाती लोग थे, अब्बा जान भी, हम भी देहाती थे, सही। लेकिन क्योंकि हमारा शहर आना जाना था, तो आपको पता है जो बच्चे काम करने शहर जाते हैं ना, उनके थोड़ी सोच बदलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमारे घर में ये बड़ा माहौल चलता है। माजिद भाई हैं, वो इधर इस्लामाबाद ही होते हैं, तो ये जब जाते हैं सबको बिठा इकट्ठे फिर तबलीग करते हैं 10-15 मिनट कि भाई मैं आया हूँ, तो पहले ये नहीं था होता, अब ये होता है, ये खत्म करो। और ये नहीं होता होना चाहिए, इसको भाई घर में शुरू करो। तो इस तरह की हमारे घर में ना तबलीगी जो है ना छोटे छोटे इज्तिमा होते रहते। बल्कि जरा मोहम्मद से भी सवाल करता है, मेरे साथ आज मोहम्मद बैठे रहे। मोहम्मद, आज दुआ, और ये मोहम्मद आज ना वो ट्रेनिंग है ना, आज जरा दुआ सबीना आंटी के पास आ जाओ, जरा आप ही के पास आ जाओ, सबीना आंटी, दुआ आप ही के पास आ जाओ। ये आगे दुआ सबीना आंटी की आंटी हूँ, बता दो इनको पहले जल्दी से। मैं और शुएब भाई रिश्तेदार लग रहे हैं, और दुआ और मोहम्मद, तो देखिए बहन भी, हम भी भाई भाई है। अच्छा मोहम्मद, ये बताएं कि आपके फेवरेट अंकल या आंटी कौन से हैं? कोई चाचू, कोई मामू, दादो, नानो, दादा, सबसे फेवरेट कौन है मोहम्मद का? सबसे ज्यादा प्यार आपसे कौन करता है? मामू, चाचू, कौन से चाचू करते हैं? अम्मी, चाचू, भांजे। हाँ, मैं आपको बात बताऊं इसने क्यों कहा है। हाँ। क्योंकि हमारे हम सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं, ठीक है, थके होते हैं, वीडियो का काम ही इस तरह का है।
तो मोहम्मद जब उठता है ना सुबह तो फिर नहीं सोता, इसका सुबह का नाश्ता दादी बना के देती। ओके, तो इसलिए ज्यादा कनेक्टेड दादों से है। दादी के इसे दादी बोला है ना अभी। हाँ, हाँ। तो ये और जो है इसकी हम तरबियत दादी नहीं कहते, अम्मी कहते हैं। अम्मी कहते हैं। हाँ, तो इन बच्चों को ये भी नहीं पता दादी दादा क्या है। आपको कहते हैं, आपको भी अम्मी कहते हैं? नहीं, मुझे मामा कहते हैं। आपको मामा कहते हैं, उनको अम्मी कहते हैं। जी, दादों को हाँ, अम्मी बिल्कुल, कहते कुछ हैं। घरों में होता है, आप अपने बड़ों का कह रहे होते हैं। इधर आए जरा, आपसे तो पूछूं ना, सबसे ज्यादा पसंद दुआ को कौन है, बताएं तो सही। दुआ बताओ, आपको कौन पसंद है? कौन से चाचू पसंद है आपको? बताओ, कौन से चाचू आपको ज्यादा चीज ला के देते हैं? चॉकलेट्स, टॉफीज, कैंडीज, टॉयज, कौन ला कर देते हैं? बताओ चाचू। चाचू साजिद। चाचू साजिद। अच्छा, वो चाचू, ये चाचू माजिद है ना, मुजाहिद है इनका नाम। सही, तो सही, बड़े हैं ना सही। वो साजिद। मोहम्मद भाई बैठा है साथ। वो इनके साथ ज्यादा अटैच क्योंकि है। घर के सारे काम वो साजिद भाई करते हैं। घर का राशन लाना हो, या कोई ये पार्सल आ जाए, या और कपड़े बच्चों के लाने हो, शॉपिंग के लिए जाना हो, या बच्चों की चीज लानी, वो सारे काम साजिद भाई ने करने। इसलिए वो अपने पते के बाद दुआ नहीं करते। दुआ के फेवरेट चाचू साजिद है, और मोहम्मद ने कह दिया है बड़े चलाक देखे, सुन ले खवातीन दुआ जैसा मासूम चलाक हमने ये सवाल के ज़ैनब पे रह गए, ज़ैनब तक माइक पहुंचाते हैं। ज़ैनब से भी तो फेवरेट पूछते हैं ना। ज़ैनब का फेवरेट कौन है? सारे रिलेटिव्स में, सब रिश्तेदारों में ज़ैनब का फेवरेट कौन है? बताओ जी। चाचू है, कौन से चाचू हैं, कौन से मामू, कोई बताओ ना। चाचू माजिद। वो तो साथ आपके होते भी ज्यादा हैं। हालांकि उनको तो चाचू साजिद टॉयज ला के देते हैं, तो आपको नहीं ला कर देते? ला के देते हैं, लेकिन चाचू माजिद ऐसा क्या करते हैं कि आपने उनका नाम लिया? चाचू माजिद, आप बता सकते क्या करते हैं? क्योंकि जब चाचू माजिद घर आते हैं ना, वैसे तो ये होता है कोई लेज आ गई, कोई पापड़ आ गया, कोई इस तरह की वो आइसक्रीम आ गई, लेकिन चाचू माजिद जब आते हैं ना, फिर बर्गर आते हैं, शवारमे आते हैं। सो ये जनाब देखें, आप जब फैमिली में कनेक्टेड होते हैं, जैसे आज हमारा मौजू भी ये था कि रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात, आपके मामलात, और जाहिर है वो नजर भी आ रहे होते हैं, और ये प्यार हमेशा रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। और ये देखिए बच्चे रिश्ते कितने कनेक्टेड है अपने चाचुओं के साथ, अपने घर के बड़ों के साथ, और हमें वीडियोस में नजर भी खैर आ रहा होता है। सबसे बड़ी बात शुएब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेंशन करने वाली वो ये कि आपके जितने मर्जी इख्तलाफ अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों से, किसी से भी चल रहे हो, अपने बच्चों के सामने उनकी बुराई ना करें। इनफैक्ट अपने बच्चों को भी उनकी बुराई ना करने दें। आपका मसला पहले तो कोशिश करें आपका मसला ना रहे, लेकिन फिर भी जिंदगी ऊंच नीच हो जाती है। अगर आपका मसला चल रहा है, वेल एंड गुड, वो आप कुछ टाइम बाद आप सॉर्ट आउट कर, लेकिन बच्चों के जहनों में जो आप चीज फिक्स करेंगे ना, बड़े होने तक वो कल्टीवेट होती रहेगी, और ये बच्चे उसको इरेज नहीं कर सकेंगे। और इसमें जिम्मेदार बाद में बच्चे नहीं होंगे कि बच्चे रिश्तेदारों से नहीं मिलते, बच्चे बहुत रिश्तेदारों से दूर हो गए। इसमें जो मेन वजह है, रीजन है, वो आप लोग खुद हैं। यस, और देखें कि जिस तरीके से आप लोग तरबियत करें माशाल्लाह के बड़ों से मोहब्बत, उनके साथ एक लगाव। एक में एक सवाल बल्कि रह भी गया, भाभी से मैंने पूछना था कि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि अरशद भाई एज ए ह्यूमन दामाद कैसे हैं, आपके घर वाले क्या राय रखते हैं, दामाद कैसे हैं? या अल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी इनको हर वक्त दुआएं देती रहती हैं, ये बहुत अच्छी है, वैसे भी अच्छे हैं। एक दुआ आपने भी तो दी है ना। ये तो हमें अल्लाह ने दी है। इरशाद फरमाते हैं, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने वाले की उम्र दराज होती है। बेशक। और नेकियों में से रिश्तेदारों के साथ नेकी करने वाला जो है, ऐसी नेकी कि जो रिश्तेदारों के साथ की जाती है, उसका सवाब बाकी नेकियों से दुनिया में जल्द मिलता है। बेशक ऐसे ही। और रिश्तेदारों के साथ, और रमजान में 4 लोगों की बख्शिश नहीं होती। एक उनमें से वो है कि जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ता है और तोड़ना चाहता है, और इस चीज़ को पसंद करता है। बेशक। और अल्लाह ताला हमें हमारे रिश्तेदारों से मोहब्बत के साथ उसने सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, और उनके साथ जो मामलात हैं वो अल्लाह ताला खैर वाफियत से मरने तक जो है ना अच्छे रहे उनके साथ हमारे ताल्लुक, और हमारी अपनी जो फैमिली है वो भी हंसती खेलती मुस्कुराती रहे। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, बहुत शुक्रिया भाभी ज़ैनब, थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच। और दुआ तो हमसे इस वक्त दूसरी तरफ होकर बैठी हुई है, लेकिन मौजूद बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें डिस्कशन बड़ी अच्छी रही। हमें बढ़ना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।
सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी 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 सब पीते हैं KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं 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 लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं 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 लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो बहुत सारे नाम जो हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं कि जिनका काम 90s के बच्चे भी देखते आ रहे हैं, ठीक है, और शायद उससे पहले के भी देखते आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आज के लोग भी जो है वो उनसे काफी ज्यादा रिलेट कर रहे होते हैं, उनसे सीख रहे होते हैं, और उन्हीं में एक बड़ा नाम जो है वो अरबाज खान का। एब्सोल्युटली, अरबाज खान का अगर हम जिक्र करें सबीन तो 96 में इनकी पहली फिल्म आई थी घूंघट, बड़ी मशहूर फिल्म थी ये। उसके बाद 2002 में गालिबन इन्होंने पश्तो पहली फिल्म की, उसके बाद लातादाद पश्तो फिल्म्स इन्होंने की माशाल्लाह। एंड आफ्टर फिल्म्स आई मस्ट से दैट इन्होंने और एवेन्यूज भी एक्सप्लोर किए, हमने इनको होस्टिंग करते हुए भी माशाल्लाह अच्छा, और बड़े बड़े नामों के साथ काम किया हुआ, खुद भी बड़ा नाम और जाहिर है और बड़े नामों के साथ काम किया हुआ है। रेशम हो गई, मीरा जी हो गई, बिल्कुल, और इसके अलावा बहुत सारे नाम। तो मेरा ख्याल है आज बहुत सारी बातें होंगी करने को कि उस टाइम पे क्या होता था और आज का दौर कितना बदल चुका है और बदलना कितना जरूरी था। ऑब्वियसली चेंज इज ऑलवेज गुड। अरबाज खान ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। क्या आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं? हाँ जी बिल्कुल, और इससे मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि जो मेरी वाइफ है ना, वो जब
हमारा एक रिलेशनशिप बना तो वो मुझे अक्सर कहती थी कि यार ये आंखों वाले जो है ना ये बहुत बेवफा होते हैं। ये मशहूर सी बात। तो मैंने सिर्फ उस कहावत को सच करने के लिए ना मैंने शादी कर ली। उस कहावत को झूठ करने के लिए आपने शादी की? हाँ सॉरी, इस कहावत को झूठ साबित करने के लिए ये मैंने वैसे शादी जो कर उल्टी ली। बात हो गई है वो स्लिप ऑफ टंग हो लेकिन गया। चलिए अब आपने इस साथ ना में एक और सवाल करने की इजाजत भी दे दी है। चलिए माशाल्लाह भाभी के साथ तो आपका एक ताल्लुक, अल्लाह हमेशा सलामत रखे इसको साथ को भी। कभी किसी को धोखा भी दिया? कभी किसी ने कहा है कि सही कहते थे बिल्ली आंखों वाले धोखा देते हैं, तुमने दिया है अरबाज धोखा? यार अब क्या कहते हैं, धोखे हुए होंगे, काफी हुए होंगे। अच्छा हुए। और तब जाहिर है एक पैसेज होता है, इंसान उसमें से गुजरता है, एक लर्निंग प्रोसेस होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज एंड यू नो यू बेटर, क्या बोलते हैं कि आप सीखते हैं। तो ऐसे ही है। कितनी बार दिल टूटा? मेरा नहीं, किसी का? नहीं दोनों बातें बता दें। नहीं अपना बता देना, दूसरों का कभी नहीं बताएंगे। कितनी बार दिल टूटा आपका? पहली मर्तबा नहीं यार, पता है क्या, देखो एक बल्कि मुझे अक्सर एक कॉम्प्लीमेंट मिला कि जब काफी अरसा मैं शोबिज में हो गया तो 3-4 साल हो गए, मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि यार क्या बात है, आप इतने हैंडसम भी हो, इतने गुड लुकिंग भी हो, इवन कॉलेज में भी, तो यार क्या बात है आपकी कोई दोस्ती नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा यार पता क्या, उसका एक नेगेटिव एज भी होता है ज्यादा हैंडसम होने का। हर लड़की समझती है इसकी तो ऑलरेडी 10-12 होंगी, तो वो उसी चक्कर में जो है ना वो नेग्लेक्ट भी हो जाता है। चलिए पहले 3-4 साल तो इस चक्कर में आप रह गए। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद फिर एक ही जगह कुंडा अड़ा, और वो ऐसा अड़ा कि बस फिर शादी हो गई माशाल्लाह से। अब कितने साल हो गए शादी को? शादी को तकरीबन जी 20 साल हो गए। 20 साल माशाल्लाह जी, जबरदस्त। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह 20 साल, 21 साल हुए हैं और वो 20 साल। ओके, शादी को हो गए 21 साल, 2 बेटे आपके और एक बेटा माशाल्लाह 20 साल का है। बेटे तो नहीं हमने देखे इंडस्ट्री में? नहीं, बेटे ने एक किया था एक सीरियल में, वो भी मेरे कहने पे। अच्छा, खुद शॉट नहीं, लेकिन ही इज नॉट एन एक्टर, या मतलब यू आर अ बोर्न एक्टर, आइदर यू आर और नॉट। सीखते नहीं है वैसे। एक तो ये होता है, हमने हमेशा यही देखा कि एक्टर के बच्चे एक्टर ही होते हैं, ज्यादातर हम देख रहे होते हैं। लेकिन आई डोंट नो, जो मेरा बड़ा बेटा है उसकी लुक्स तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो एक्टर वाला जो है ना मटेरियल नहीं है। इन्होंने कहा ना मैं वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलूंगा, ना मैं दादाबू के नक्शे कदम पे चलूंगा। लेकिन आसिफ साहब बड़े अदाकार माशाल्लाह, वो भी, और वो पढ़ाकू मटेरियल है। वो पढ़ाकू मटेरियल है। तो आपकी ख्वाहिश थी कि बेटा आए एक्टिंग में, लेकिन बेटे की कोई ख्वाहिश चाहत नहीं? मैंने कभी कोई उन पे बाउंड्री नहीं की, एक्सपोज नहीं किया कि यार ये करना है वो करना है। मैंने उनको बोला देखो यार पढ़ो, अपनी एक बेस बनाओ, अच्छा इंसान बनो, उसके बाद प्रोफेशन कोई भी आप ज्वाइन करो, इट्स अप टू यू। जरूरी नहीं कि आप ये करो और ये करो, हम पहले से ही ना बच्चे को बाउंड करते हैं। अच्छा इंसान क्या होता है, क्या डेफिनेशन है यार? अच्छा इंसान देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि मजहब जो है ना वो बाद में आता है, इंसानियत को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। तो इंसानियत होना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप, मेरा ख्याल है कि हर मैदान में जो है ना आप सुरखरू हैं। सही बात है वैसे, क्योंकि आप एक नेक मकसद के लिए एक नेक नीयत से चल रहे होते हैं तो अल्लाह आपका साथ देता है हर चीज में, आप एक्सेल कर रहे मतलब हमारे साथ जब मैं कॉलेज में था तो हमारे साथ कुछ हिंदू भी हमारे दोस्त थे, कुछ सिख्स भी थे, तो उनके साथ मैं एक प्लेट में भी खाना खाता था। तो कुछ लोग कहते थे कि यार ये है, ये क्या है, वो है। मैंने कहा नहीं यार, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलीजन और सबसे बड़ी जो है ना वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो जो रिश्ता है जोड़ती भी है। इंसानियत की जितनी बात करता है इस्लाम, वो तो शायद ही कोई दीन करता होगा, और किस तरह से हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखा अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं ना। हाँ चलिए, वो दैट इज अनदर टॉपिक एंड लेकिन सभी बात इंपॉर्टेंट है। देखें कि हम अक्सर क्या डिस्कशन होती भी हमारे अक्सर गेस्ट के साथ भी कि इस्लाम को या रिलीजन के नाम पे हम अगर ये सिर्फ कहें कि ठीक है जी नमाज या रोजा हम उसकी बात करते हैं, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आपके मोहल्ले वाले आपसे राजी नहीं है, लेकिन अल्लाह आपको सिर्फ नमाज की वजह से नहीं बख्शेगा। जो 5 फराइज है इन पे नहीं बख्शेगा। आप एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के वक्फे के दौरान क्या करते हैं वो काउंट करता है। आपकी अखलाकियात क्या है। अब देखिए ना, हम जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, उस दौर में वो क्यों कफ़ार जो थे वो ज्यादातर मुसलमान होते थे, क्योंकि वो उनकी शख्सियत देख के जाहिर और बातिन एक होता था, तो वो उनका अमली जामा देखकर इतने मुतासर होते थे कि वो इस्लाम कबूल करते थे। और देखिए हुकूकुल्लाह माफ हो जाते हैं, हमेशा बात होती है हुकूकुल इबाद, कितने आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जो कि जाहिर हम सब पे फर्ज भी हमें करनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर आप इंसानों का, दूसरे लोगों का दिल दुखा रहे हैं, अगर वो लोग आपको माफ ना करें और वो अपनी शिकायत अल्लाह के सामने कर दें, आपकी शिकायत अल्लाह के सामने कर दें, फरियाद अल्लाह के सामने कर दें, तो सोचें कि रोज़े महशर
हमारा क्या हाल हो, तो मेरा ख्याल है इस चीज का ख्याल करना मैं बहुत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी रमजान चल रहा है, ठीक है ना, और मुझे इत्तेफाक हुआ है दूसरे इस्लामी ममालिक में भी मैंने रमजान गुजारा है। अच्छा, वहाँ पर रमजान की आमद में और रमजान के दौरान क्या रिलीफ्स मिलती हैं लोगों को। आप मैं दुबई में था तो आप यकीन करें कि वहाँ पर वो रात को वो जो ग्रॉसरीज की जो है ना वो शॉप्स लगती थी अफ्तारी के बाद सहरी तक, और जो प्राइसेस होती थी वो मिनिमम से मिनिमम या 50% से भी ऑफ होता था ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, हर बंदे को जो है ना, कुछ लोग एक्सेस नहीं कर सकते उसको, कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते, लेकिन वो उन चीजों को यकसा करके कि हर बंदा उस चीज से फायदा उठा सके। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसके बरअक्स अच्छा, हम देखते हैं कि हम खुद ही हर मतलब आप ठेले वाले के पास जाएंगे जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हुए हैं उससे नहीं दे रहे होते, उससे ज्यादा जो है वो दाम कर रहे होते हैं। चलिए जी, बैक टू योर करियर। माशाल्लाह इतना अच्छा आपका करियर रहा है थ्रू आउट, इतनी आपने सुपर हिट फिल्म्स भी दी हैं हमारी इंडस्ट्री को। मिला मुझे माशाल्लाह से, देखिए ये आपका 2022 में मुझे मिला माशाल्लाह, तो ये बड़ी बात है। अगर दरिया को कूजे में बंद करना हो इस पूरी अपनी जर्नी को, जो कि मुझे लगता है कि शायद बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन चंद जुमलों में किस तरह से आप इसको समराइज करेंगे, कैसा करियर रहा? मैं इसमें अपने वाले साहब की मिसाल दूंगा। माशाल्लाह उन्होंने इतना काम किया और मुख्तलिफ 3 ज़ुबानों में बैक वक्त वो सुपर हिट रहे, और ये दुनिया के मेरे ख्याल से शायद वाहिद एक्टर हैं जिनके पास ये एजाज था कि वो 3 मुख्तलिफ ज़ुबानों में बैक वक्त सुपर हिट रहे। माशाल्लाह ये दुनिया के शायद किसी एक्टर में ऐसा नहीं है। सही बात है, नहीं होगा। ज्यादा एक जुबान में होगा या 2 में होगा, 3 जुबानों में नहीं। तो उन्होंने क्या कमाया, मैं 2001 में मैं अमेरिका गया, हमारा एक टूर था सी अमेरिका का, और मुख्तलिफ हमने शहरों में शोज किए, मिशिगन, शिकागो, साउथ कैरोलिना, सियाटल, ये वो। वहाँ पे एक शहर था सॉल्ट लेक सिटी, वो तब इतना अराउज नहीं था, तो जो अपकमिंग जो ओलंपिक्स गेम थी ना वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज होनी थी, हेल्ड होनी थी, जस्ट टू अराउज दैट सिटी के क्या है। ठीक है, वहाँ पे कुल पाकिस्तानियों की तादाद उस वक्त जो थी ना, आई थिंक जो हमारे शो में आए थे वो 150 या 200 थे, बाकी इंडियंस थे ये वो। तो उसमें भी जो है ना, आप यकीन करें बैक स्टेज जो है ना मुझे 15-20 लोग आके मिले, उन्होंने कहा यार हम आपके फादर के फैन हैं, उनके एक एकेडमिक सॉरी उनका एक जो एक स्टारडम है उसका भी, लेकिन उनकी जो ह्यूमैनिटी है वो हमने खुद देखी और हमने सुनी है। वाओ। तो मैंने कहा यार अगर दुनिया के उस कोने में जहाँ पे इतने चंद लोग हैं और वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो अगर मैं भी इस तरह ये एक एजाज हासिल कर लूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। वालिद साहब मोटिवेशन रहे आपकी हमेशा? वालिद साहब ही तो लेकर आए मुझे। मैं तो बड़ा पढ़ाकू बच्चा था, मैं तो सीएसएस की तैयारी कर रहा था। लेकिन देखिए आपने इससे पहले कहा था एक्टर बॉर्न एक्टर होता है, बॉर्न एक्टर होता है, वो मेरा टेस्ट हुआ था बकायदा ना। ओके, तो मैं तो एनसी में पढ़ रहा था, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग 3rd ईयर, और उसके साथ साथ मैं सीएसएस की भी तैयारी कर रहा था। तो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मुझे कहा यार कि, और हमारे एक बैरियर्स होते हैं पठान फैमिली में, जितना मर्जी हम मतलब वो भी एक्टर है मैं भी एक्टर हूँ, आज भी हम कभी हंस के या उस तरह की बात नहीं करते जिस तरह मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मैं उनको बोलता हूँ नहीं तुम मुझे अपनी हर बात बताओ, जस्ट बी फ्रेंड टू मी, बी फ्रेंडली। वो उसमें काफी बुराइयों से बच भी जाते हैं बजाय इसके कि वो हेजिटेट करें। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं सैयद नूर साहब, तो आपको लेके जाना है। अच्छा टाइम है हमारे पास? अच्छा, उससे पहले क्या हुआ है कि जब कोई चीज होनी होती है आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। इस वाकये से तकरीबन 1 महीना पहले हमारे एक पश्तो के आर्टिस्ट थे बदर मुनीर साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनका वाले साहब को फोन आया कि यार वो एक फोटोग्राफर आया था घर पे, तो मेरा बेटा, उनका भी एक बेटा है जो एक्टिंग करता है, दिलबर मुनीर, बिल्कुल, तो वो एक फोटोग्राफर आया हुआ है, तो दिलबर का एक फोटो शूट हो रहा है। तो मेरे फादर ने कहा यार वो आरिफ को भी ले जाओ, मेरा असल नाम आरिफ है, सही है, रियल नेम इज आरिफ, रियल नेम इज अरबाज। उन्होंने कहा अच्छा चलें भेजें उसको। तो मैं फादर की गाड़ी लेके गया, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, मैं जैसे ही घर पे पहुंचा तो उन्होंने कहा जी हाँ वो आरिफ खान आया, राजा राजा, वो पश्तो में ऊपर ले, सही है। तो मैं ऊपर गया तो एक मॉडल, लेडी मॉडल भी बैठी हुई थी, 2 फोटोग्राफर्स थे, और उससे पहले जो दिलबर था उसके तकरीबन कोई 100-150 पिक्चर्स बन चुकी थी, तब वो 36 का वो एक रोल हुआ करता था। सही। तो जब बदर साहब ने मुझे देखा तो उसने फोटोग्राफर को कहा कि यार बस ये मेरे दोस्त का बेटा है, तो बस इसको ना चलता करो, मतलब इसके 2-4 स्नैप्स लो और इसको जाने करो। हाँ, तो आप यकीन करें मेरे 3-4-5 उन्होंने सोलो बनाए, लड़की के मेरे साथ कोई पोज नहीं बना,
उन्होंने कहा कि पता नहीं शायद ये ज्यादा हिट ना हो हाईलाइट जाए, और पसंद ना आ जाए। हाँ, एक पिक्चर बनी मेरी और दिलबर की बैक टू बैक ऐसे करके, हम दोनों ऐसे बैठे बैक ठीक के, है। और ये फेसिंग कैमरा Got it, और इस ये तरफ हमारी से एक पिक्चर बनी। अच्छा, कट टू, जब मैं सैयद नूर साहब ने मुझे बुला लिया और मैं उनके साथ उनके दफ्तर में गया, नहीं हम उनके घर गए, तो मुझे कहने लगे पता है तुम कैसे मेरी नज़र में आए? तो मैंने कहा जी कैसे? कहते यार मैं फिल्म बना रहा था तो मैंने कहा कि यार मुझे नया लड़का चाहिए, तो मुझे किसी ने कहा कि यार वो दिलबर साहब, बदर साहब का एक बेटा है दिलबर, ओके, वो बड़ा खूबसूरत है, हैंडसम है वो, तो उसकी मेरे पास ना कोई तकरीबन कोई 40-50 पिक्चर्स भेजी, अब मैं देख रहा हूँ दिलबर है, दिलबर है, दिलबर है, दिलबर है, लड़की के साथ सोलो है, सोलो है, सोलो सोलो, तो मैं बड़ा, मुझे नहीं अपील हुआ। कहते ऐसे मैंने ऐसे वो बाकी 8-10 तस्वीरें रखी थी, मैंने ऐसे रखी और एकदम मेरी नजर पड़ी तो एक तस्वीर में दिलबर के साथ एक और है, ये कौन है? तो उन्होंने पिक्चर उठाई, उन्होंने कहा यार ये कौन है? मैंने कहा जी आसिफ खान साहब का बेटा है। यार इसको बुलाओ। ओए होए, कमाल, इसको बुलाओ। हाँ। अच्छा, अब मुझे कहने लगे यार मैंने तुम्हारी लुक्स तो देख ली कि चलो पठान है, ठीक है, अच्छा है ये वो, अब मुझे ये एक गुमान था, एक डर था कि इसका एक्सेंट कैसे होगा। तो पठानों का एक टिपिकल एक्सेंट होता है वो, तो उन्होंने किसी ने कहा कि जी उनका तो ब्रॉटअप ही लाहौर में है, मेरी पैदाइश लाहौर में भी, बीकन हाउस से मैंने मैट्रिक किया, फिर मैं क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी, एक्सेंट का तो मसला ही कोई नहीं था। तो वो जब मेरे से तो उन्होंने 10-15 मिनट गुफ्तगू की, उन्होंने कहा यार परसों तुम्हारी शूटिंग है। अरे वाह, अरे मैं वो जस्ट स्पेल बाउंड कि यार ये कैसे हुआ। खैर बहरहाल फिर वो उन्होंने मुझे बुलाया और आके उन्होंने मुझे ये नहीं कहा तो कि तुमने शूटिंग करनी है, ना कहा तुम 10 दिन आते रहो, जरा इम्यून हो जाओ, सबके साथ थोड़ी गपशप करो। मोहसिन खान साहब थे उस फिल्म में, दिलीप थी, रेशम थी, तो शान भी थे, साइमा जी का कम बैक हुआ, तो हम हुमायूं कुरैशी साहब हमारे एक एक्टर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बीमार हैं आजकल, उनके घर में शूटिंग हो रही थी। अब मैं 3-4 दिन जाता था, अब मेरे वाले साहब भी जाते थे, खान साहब, वो बड़े डरे डरे सहमे हुए, इसने तो कभी कैमरा फेस ही नहीं किया, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो पठान आदमी, मुझे खुद तो नहीं कह सकते एक्टिंग करके दिखाओ, तो हुमायूं साहब को बोला यार पश्तो में कि यार ददलक टेस्ट वाखला दलक चेक का एक्टिंग वर्जी का न वर्जी, इसको चेक करो इसको एक्टिंग आती है कि नहीं आती। कहते हैं अच्छा। उसने बोला कि, उन्होंने बोला खान साहब को कि आप बाहर जाएं, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा यार कुछ जरा ऐसे ही थोड़ा सा डायलॉग वायलॉग मारो, तो वैसे जो मुझे थोड़े बहुत आते थे। फिर उन दिनों में वो कैसेट्स रिकॉर्डर्स होते थे, टेप रिकॉर्डर्स, उन्होंने एक कैसेट लगाई और एक गाना प्ले किया, एक कोई इंग्लिश सॉन्ग था, तो उन्होंने कहा इस पे डांस करो। मैंने कहा जी मुझे तो डांस आता नहीं। कहते जैसे भी आता है ना, टांगे इधर उधर करो, हाथ उल्टे, जैसे भी है ना, जस्ट वांट टू सी कि रिदम है, लय है, वो एक कुदरती चीज होती है। बस वो मेरे जो जिस तरह का उल्टा सीधा आता था, कोई एक हाथ इधर जा रहा है, कोई एक टांग इधर जा रही है, मैंने जिस तरह करना था वो 5-1 मिनट का मैंने डांस किया। अब वो जनाब फैसला महफूज हो गया, ये बंद हुई, बुलाया जी खान साहब को, आप आए। तो जब वो आया ना, कहा मिठाई मंगाओ, ने कहा क्यों? कहते लड़का पास है। अरे वाह, चले ये देखें, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा यार ये लय में है, मुझे तो तब पता ही नहीं था ये लय क्या होता है और ये एक सुर। तो कांटेक्ट के थ्रू नहीं आए थे, किसी लिंक के थ्रू नहीं आए थे, अपने टैलेंट के बलबूते पे आए थे कि हाँ बिल्कुल। लेकिन जब मैं फिल्म में आया, प्रॉपर जब मैं पहली शूटिंग की, पहला सीन हुआ, फर्स्ट टेक ओके हुआ, और फिर करते करते वो मेरे रेशम ने बहुत हेल्प किया। वो जाहिर है उस वक्त माशाल्लाह सुपरस्टार थी, उसकी फिल्म लग चुकी थी। तो फिर मेरे वाले साहब ने मुझे एक फिक्रा बोला कि देखो यार बात ये कि यहाँ तक तो तुम्हें मेरा नाम लेकर आया, एक सपोर्ट थी, तुम्हें वो धक्के नहीं खाने पड़े जो स्टूडियोज के खाने पड़ते हैं, या तुमने वो नहीं किया, इसके आगे जो है ना, तक लाने में जाहिर है वो ऑडिशन तक लाने में, इससे आगे जो तुम्हें चलना है ना, क्योंकि देखिए स्क्रीन किसी की नहीं होती, स्क्रीन पे बुरी नजर आता है, वो बता देती है और वो चीज दिख जाती है किसमें टैलेंट है किसमें नहीं है, कौन कितनी देर रह सकता है कौन नहीं रह सकता। तो ऑब्वियसली प्रूफ किया, तो अभी तक जो है वो माशाल्लाह नाम है। और बस हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे, बहुत सारी बातें आपके पास हैं, बहुत सारी सवाल हमारे पास है जो हमने आपसे पूछने हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। गर्शी जामे शीरी सब पीते हैं, लाइट
Light like refreshing 可惜加美西里 सबीते हैं Light like refreshing 可惜加美西里 सबीते हैं Light like refreshing 可惜加美西里 सबीते हैं अल्लाह मियां ने आपकी बात सुन ली अल्लाह मियां ने आपकी बात सुनी Light like refreshing 可惜加美西里 सबीते हैं 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 जमाने कई बदले न बदली ममता न बदले हम जहां ममता वहां डालडा Light like refreshing 可惜加美西里 सबीते हैं 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 KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। Light like refreshing 可惜加美西里 सबीते हैं 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 वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ब्रेक पर भी हो रही थी अरबाज भाई से बातें और ज़रा उससे पहले भी जिस तरह हमने उनके आगाज से मुताल्लिक गुफ्तगू की, मेरा ख्याल है ये हमेशा होता है कि जब भी इंटरव्यू में बात हो रही है तो कुछ ना कुछ नई चीज सामने आती है, समहाउ कुछ रेपिटेशन होती है एंड समहाउ कोई नई बात अचानक से आपके माइंड में पॉप अप होती है एंड यू डू शेयर दैट एज वेल। सो जस्ट लाइक दैट अरबाज भाई इज आल्सो शेयरिंग हिज जर्नी विद अस। लेकिन अभी मुझे थोड़ी शरारत भी आ रही है, कुछ नाम भी उन्होंने ले रखे हैं इससे पहले भी कि रेशम का तो पहले रेशम का नाम भी लिया, दोस्तियां भी उनकी हुई। हाँ, ये उन्होंने जरूर कहा था कि 3-4 साल दोस्तियां नहीं हुई थी, उसके बाद फिर दोस्तियां प्रॉब्ली हुई नहीं उनकी। सो बाद में जब दोस्तियों की हम बात करते हैं, जिस तरह पहली फिल्म आपकी जिसमें रेशम जी भी थी, सामा साहब का कमबैक भी हुआ था, बड़े बड़े नाम शान भी थे उसमें, दोस्तियां हो गई थी इन सब से या कि आपको लगा कि नहीं थोड़ा सा भी रिलक्टेंस है एक्टर्स का कि अच्छा नया है, आरिफ नया है भी थोड़ा सा वक्त? हाँ, मतलब मैं तो ऐसे उनको सीनियर ही एक रिस्पेक्ट एक रिगार्ड होती थी। तो फिर जो मेरे जो एज से थे, लाइक जो मेरे साथ आए उसमें फिर निर्मा थी और इवन के आई थिंक मीरा भी उसी एरा में आई। मोमी वो जो था वो मेरे से जूनियर था। तो बल्कि मोमी की फिल्म मैंने साइन की थी, दीवान नहीं कुड़ियों को डाले दाना, जान मोहम्मद जुम्मन साहब ने मुझे साइन किया। और तब ये घूंघट रिलीज नहीं हुई थी। तो आई डोंट नो उस वक्त क्यों डायरेक्टर्स बुरा समझते थे कि यार अगर एक एक्टर को मैंने लॉन्च किया है तो अगर उसको फिल्म्स मिल रही है तो वो उन्हीं की एक अच्छी एक सही बात है, कंट्रीब्यूशन है। तो जब मैंने नूर साहब के बगैर पूछे वो फिल्म साइन कर ली, मनीला में फिल्म बननी थी, मैंने पासपोर्ट दे दिया। वो जब नूर साहब को पता चला वो बहुत बुरा मनाया उन्होंने, नहीं तुम जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होगी कोई और फिल्म नहीं करोगे। तो मैंने वो फिल्म रिफ्यूज की तो मोमी आया। तो मैं मोमी को कहता हूँ कभी कभी भाई मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने फिल्म छोड़ी तो तुम हीरो बने। डेब्यू तब हुआ
हाँ, वजह से। मोमी अच्छा, का वैसे जो कोई था ऐसा ना, कॉन्ट्रैक्ट था जिसके थ्रू मना किया या एक बस वो वैसे एक ही? आप कह लें एक रिस्पेक्ट भी था, फिर वो एक चीज को ओन कर रहे थे कि यार पहली मैं मूवी ये है। क्रेडिट लेना चाहता हूँ कि मैंने इसको लॉन्च किया, जब ये हिट होगा तो द क्रेडिट शुड गो टू मी, ऐसा ना हो इससे पहले वो फिल्म रिलीज हो जाए क्रेडिट कोई और ले जाए। तो मोबर राना को आपको थैंक यू करना चाहिए, राइट? या मैं अक्सर मम्मी को बोलता हूँ करते हैं ना thank you। और उनको लेकर आए मोहसिन हसन खान साहब, क्योंकि अच्छा। क्रिकेट से एक बिल्कुल सही है, रिलेशन हाँ। था, उनके हाँ। फादर मोमी के बिल्कुल, शफकत बिल्कुल, राना बिल्कुल। साहब वो इकट्ठे थे, तो मोमी को देखा हुआ था, उन्होंने कहा यार वो भी गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, तो फिर मोमी भी प्रूव किया अपने आप को। Very nice। इसके अलावा भी कभी किसी को चांस इस वजह से मिल गया कि अरबाज ने इनकार किया तो किसी और को चांस मिले? नहीं सर, और नहीं, फिर मैंने कहा नहीं यार अब नहीं कुछ छोड़ना। फिर सारा सब काम किया, किसी को इनकार नहीं किया? नहीं, फिर देखें हमारे यहाँ जो था ना, कुछ मैनूवरिंग की मैंने, मैनूवरिंग इन अ वे के उर्दू फिल्म में आया, फिर मैंने पंजाबी फिल्म्स भी की, फिर मैंने कुछ विलन भी किया, फिर देन आई टर्न इनटू पश्तो फिल्म, उसमें एक्टिंग की, फिर मैंने डायरेक्शन शुरू की, फिर मैंने डायरेक्शन के साथ साथ मैंने एडिटिंग भी सीखी, फिर मैंने एक आधा गाना भी गाया, फिर मैंने टेलीविजन सीरियल्स भी काफी किए, होस्टिंग की, और काफी तो वो मैंने कुछ कहा छोड़ा यार नहीं, आपने कहा एक जिंदगी में सब कुछ इंसान कर रहा है, और ये बड़ी बात होती है कि आप हमेशा देखें, इतने मैं एक टेस्ट भी होता है ना कि यार जरूरी नहीं कि मैं ये काम कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता, तो जस्ट टू टेस्ट अप माई सेल्फ कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ ये नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब किए माशाल्लाह। लेकिन फिर किसी ने कहा यार किसी के लिए कुछ छोड़ दो, तो मैंने कहा चलो यार मैं ये अच्छा, दो ये भी आपने डिपार्टमेंट। क्या अच्छा सोचा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक जगह से हटते हैं तो कुछ किसी और को मौका भी मिलता है, चांस भी मिलता है, वरना लोग कहते हैं हट ही नहीं रहे, इतने अरसे से इस जगह पर, इतने साल हो गए इस जगह पर। मेरे वाले साहब ने खुद कहा ये पीछे एक इंटरव्यू में, अच्छा। एक न्यू कमर की फिल्म आ रही थी पश्तो की, तो वाले साहब थे, मैं नहीं था उसमें, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ बिल्कुल अब अरबाज साहब को चाहिए कि वो अब थोड़े पीछे हो जाए और नए कमर्स न्यू कमर्स को आना चाहिए, चांस ले। तो मुझे हैरानगी भी और खुशी भी, मैं क्या चले। लेकिन देखिए वालिद साहब ने कितना अच्छा सोचा, ज़ाहिर नए आने वालों को भी मौका मिलना चाहिए, एट द सेम टाइम ज़ाहिर है आप भी काम बहरहाल कर रहे होते हैं। ज़्यादा एंजॉय क्या किया आपने? ड्रामा एंजॉय किया, फिल्म एंजॉय की, होस्टिंग एंजॉय की, व्हाट यू हैव एंजॉयड द मोस्ट? फिल्म। और उसकी वजह ये है कि मैं टेलीविजन ज्यादा नहीं कर सका, जब 2001 में एक डिक्लाइन आया और तकरीबन इतनी माइग्रेशन होगी कि सारे ही जितने हमारे एक्टर्स थे लाहौर के, टेलीविजन के और फिल्म्स के, इसमें एहसन है, फैसल कुरैशी है, फैसल कुरैशी मेरे साथ थे फिल्म में दिल किसी का दोस्त नहीं में, एहसन वाज जूनियर टू मी, नुमान भाई हैं, नबील हैं, और कितने ही ऐसे नाम हैं, फिर ये माइग्रेट कर गए, तो मैं नहीं गया, मैंने कहा नहीं यार, मैं गया इनफैक्ट बल्कि कराची में गया, मैंने 2-1 सीरियल्स किए, मैं बोर हो गया। अच्छा, मजा नहीं आया टेलीविजन करके, मैं बोर हो गया, क्योंकि एक मतलब है कि उसकी अपनी एक टेक्निक है, जिस तरह का भी मर्जी शॉट हो। फिल्म करना, लोग यही कहते हैं कि फिल्म करना ड्रामा करने से ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन इट्स लार्जर देन लाइफ। देखिए ना, मार्जिन है ना, मार्जिन है, फिर आप जो है ना मतलब आप खोल के अपनी बॉडी लैंग्वेज भी आप दिखा सकते हो, हर बंदे का अपना एक परसेप्शन है। तो मैं वापस आ गया, मैं कराची नहीं रहा और मैं लाहौर वापस आ गया, फिर मैंने रीजनल सिनेमा किया, उसमें फिर अल्लाह ने एक नया सिलसिला शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं, और तकरीबन वो फिर काफी पश्तो इंडस्ट्री काफी बूस्ट हो गई। और फिर आपने कहा काम इतना वहां पे कर रहा हूं कि वक्त ही नहीं कुछ और करने का प्रोबेबली इस दौरान। हाँ, फिर फिल्म का वाकई बिल्कुल इतना मैं बिजी था 2001 से ऑनवर्ड के मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लगातार आप पश्तो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो ज़रा वाकई टाइम नहीं होता। अब जरा शरारती से थोड़ा सा एक और सवाल मैं आया भी था, लेकिन वो पता नहीं मामला फिर कहीं और को निकल गया। सबसे ज्यादा काम किसके साथ करके आपको अच्छा लगा फीमेल एक्ट्रेसेस में? आपने क्योंकि मीरा जी के साथ भी काम किया है, रेशम के साथ भी काम किया है, साइमा जी के साथ भी प्रोबेबली आपने काम किया है, सबके साथ तकरीबन आपने, किसके सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा काम करके? मतलब आप कह सकते हैं कि मैं एक कंफर्ट जोन मेरा क्या था, जोन आपका कि आप अगर बस उनका पता हो किसी प्रोजेक्ट में तो स्टोरी देखे बगैर भी यू कैन से यस कि हाँ ये है। हाँ, मतलब एक कंफर्ट लेवल आपका डेवलप हो जाता है। तो ज्यादा काम मैंने रेशम जी के साथ किया, उनके साथ काफी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। मीरा जी के साथ मैंने काफी फिल्म की और मीरा के साथ मैंने 1-2 टेलीविजन सीरियल्स भी की। तो मीरा एज अ पर्सन जो है ना वो मुझे जरा थोड़ी ज्यादा आई वाज कंफर्टेबल और हम बड़े अच्छे। आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा दोस्ती अगर आपकी किसी फीमेल एक्ट्रेस से हुई है तो वो मीरा जी से। हाँ, मीरा के साथ है। ओके, मीरा जी कैसी दोस्त हैं? मीरा जी बहुत अच्छी दोस्त हैं और
और आउट ऑफ द ब्लू जो एक बात हो जाती है ना, वो मैं उनका बड़ा, उस चीज को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मीरा जी की मीम्स क्यों बन जाती हैं? यार कुछ वो खुद भी बनवाती हैं और कुछ बनवाती ना है? ब्लंटली हो भी जाती हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं कि हम बहावलपुर में थे, मैडम संगीता का एक प्ले था दो बूंद पानी, तो उसमें शी वाज पेयर्ड टू मी ऑपोजिट, और वो एक रोहरी बेल्ट पे एक कहानी थी। ठीक है। उसमें टिपिकल सराइकी बोलते थे और थोड़ा हमने मैंने अपना टोन भी थोड़ा वो किया था, तो उसमें वो मेरे साथ थी और जर्दा मेरा नाम होता है और उनका नाम होता है मोगरा। मोगरा किधर जा रही है, मोगरा तू मैं रोटी दे दे, इस तरह का ओए क्या एक्सेंट एकदम आया, उफ। तो वो कुछ बड़े ऐसे ड्रामेटिक सीन मैंने जब उनके सामने किए तो मेरी बहुत तारीफ करने लगी। मुझे कहती है तुम तो दिलीप कुमार से बड़े एक्टर। वाओ, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मीरा जी। अच्छा, वो खुद बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं वो, ये इस बात को मानना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी मीम्स बना ले, कुछ भी कर ले, बट जो उनकी एक्टिंग है। अच्छा, तो वो टॉपिक से नहीं हटना सही। नहीं, मैं इसीलिए वहीं पे ला रही हूँ। जब हम जाते भी शूटिंग पे वहीं होते थे, मतलब सारे फिर इकट्ठे ही वापस आना, फिर खाना वाना खाया, फिर हम ऊपर, वो टेरेस था ओपन बहावलपुर का बड़ा, और मौसम भी बड़ा अच्छा होता था, तो हम सब बैठ जाते थे। तो करते 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 बात ये आ गई कि जी मीरा जी एक फिल्म बना रही हैं, एक सीरियल बनाने जा रही हैं, प्रोड्यूस करने जा रही हैं, जिसका कि डायरेक्टर भी मैं होऊंगा, अरबाज खान होगा, और एक्टर भी अरबाज खान होगा। तो अब हम मोहसिन गिलानी साहब हमारे साथ थे, तो हम रोज स्क्रिप्ट पे बैठ जाते थे, तो हल्का हल्का करके एक स्टोरी लाइन डेवलप हुई कि ये होगा, वो होगा, ये होगा। अब रोज हमारी डिस्कशंस हो रही हैं। सही है। तो कास्टिंग भी फाइनल हो गई जी, हाँ मीरा ये करेंगी, वो करेंगी। अब कट टू